नमस्कार साथियों, सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, रीट 2024 में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले विज्ञान में हमने प्राकृतिक परिघटनाओं के टॉपिक को कंप्लीट किया। आज विज्ञान में ही एक और टॉपिक ऐड हुआ था, उसको करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य। इस टॉपिक को करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्ले स्टोर पे जाके आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं बता देता हूं। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में होम पेज पर जाओगे, तब ये लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन आएंगी, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके आप ये नए टॉपिक्स की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। भूकंप वगैरह जो और टॉपिक डाले हैं उनकी पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा साथियों, नए साल के ऊपर और क्रिसमस डे का ऑफर जो वो आज से शुरू हो चुका है, तो एप्लीकेशन पर विभिन्न कोर्सेज आप ले सकते हो। ये जो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य, ये टॉपिक साथियों ग्रेड 3 में भी, यानी मेन जो एग्जाम बोलते हैं ना अपने रीट का जो मेन एग्जाम होता है, उसमें भी भूगोल में ये टॉपिक है। तो वहां पर भी इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और इस बार यहां पर भी दे दिया गया है रीट में भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रीट में कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न इससे बनेगा। इससे जो प्रश्न बन सकता है वो बहुत आसान बनेगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान के क्या फायदे हैं। तो जैसे ये विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वनों को इससे वनस्पति का जो संरक्षण इससे हो सकता है, विभिन्न जीवों का संरक्षण इनसे हो सकता है, उपरोक्त सभी कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो वो इसमें से बन सकते हैं साथियों। तो रीट में बहुत खतरनाक प्रश्न इससे मुझे नहीं लगता कि बनेगा, लेकिन फिर भी अपने पढ़ेंगे सबको, ठीक है ना। जो राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो अभ्यारण्य हैं उनको अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्रेड 3 में भी ये टॉपिक आपके काम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साथियों, सबसे पहले तो देखिए, विशाल आरक्षित क्षेत्र जो पर्यावरण के संपूर्ण संघटक, जो पर्यावरण के जितने भी संपूर्ण संघटक हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, जीव जंतु, यानी समस्त प्रकार के संघटकों के संरक्षण करने के लिए जो एक प्रकार से पर्याप्त हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ये आरक्षित क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं साथियों, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो केंद्र सरकार, और अभ्यारण्य वहां की जो एक प्रकार से राज्य सरकार है वो संचालित करती है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केंद्र सरकार संचालित करती है। राजस्थान में अपने 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको अपने डिस्कस करेंगे साथियों। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख के लेह में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है? लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों? ये अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन नाम से, ठीक है ना। इसको भी याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा भारत में, सबसे छोटा, ये जरूर याद रखें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके अलावा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। इसका पुराना जो नाम है वो हेली नेशनल पार्क था, और 1935 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, या फिर ये कहें कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसका जो हाल फिलहाल में जो नया नाम किया गया है वो है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार है, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, और स्थापना इसकी 1935 में की गई थी। नया नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की 8th क्लास की पुस्तक में एक पॉइंट दिया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या बताया गया है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है वो कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा। और साथियों यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की टीक या सोगान मिलते हैं। सोगान के वन या टीक के वन का मतलब है कि टीक क्या है या सोगान, इसको सोगान भी सागौन भी बोलते हैं। टीक या सागौन साथियों एक पौधा है, पेड़ है एक, जिसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है और बहुत मजबूत भी होती है। तो सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन के वृक्ष जो वो कहाँ मिलते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। और ये प्रथम, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब में दे रखा है, इसलिए ये वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है ना। और यहां से सीधा सीधा प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड जो है ना, देखिए आपके साइंस में टॉपिक जोड़ा गया है लेकिन ये जीके के हिसाब से नहीं जोड़ा गया है। ये बस जो बुक में 8वीं 9वीं जो जिस भी क्लास में चैप्टर 8वीं क्लास में है तो उसमें जो कुछ दे रखा लगभग वहीं से प्रश्न बनेगा। एक तो राष्ट्रीय उद्यानों के क्या फायदे हैं, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों के क्या लाभ हैं, तो उसमें ऐसा प्रश्न बनता है, उपरोक्त सभी आंसर बनता है। एक तो ये बन सकता है, एक सीधा सीधा ये पूछ ले कि भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो सर्वोत्तम किस्म की टीक यहाँ पर पाई जाती है, तो टीक वनों यानी सागौन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखें। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग, क्योंकि प्रश्न बन सकता है भाई जीके के हिसाब से भी, तो सारी बातें अपने अब आगे करेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। तो वर्तमान में राजस्थान की अगर बात की जाए तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और भी हैं जिनको एक प्रकार से घोषित किया जा सकता है, लेकिन अभी 3 है तो 3 ही आपको पढ़ने हैं। वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं साथियों। कई जगह आपको देखने को मिलेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रणथंभौर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो कौन सा है, आगे बात अपने कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। रणथंभौर में जो याद रखने वाली चीज है, आपको याद रखने वाली चीजें बता दूंगा। हालांकि मैंने काफी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन याद क्या रखना इस एग्जाम के हिसाब से, आपको रीट वाले के हिसाब से वो बता देता हूं। देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पहली बात याद रखिएगा, सवाई माधोपुर में। ये आपको याद रखना है। इसका एरिया 282.03 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सवाई माधोपुर में। अब आप बोलोगे सर फिर आपने लिखवाया क्यों? लिखवाया इसलिए कि ग्रेड 3 में भी ये टॉपिक आपको काम में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस टाइम थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेना। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर में, एक तो ये पॉइंट याद रखें। इसके अलावा यह राजस्थान का साथियों, यह रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान का पहला ऐसा उद्यान है जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। या आप बोल सकते हो कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से ही शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट जरूर याद रखें। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, एक बात तो ये। दूसरा, यह प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी है। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट है ना, यही बाघ संरक्षण परियोजना जो है ना, बाघ परियोजना की शुरुआत भी यहीं से रणथंभौर से ही की गई थी। और यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बात ये याद रखें कि सवाई माधोपुर में, दूसरा ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरी बात यहाँ पर प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। डेट भी बता देता हूं। तो इस अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना, स्टार्टिंग में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, पहले अभ्यारण्य था, ठीक है। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ कब प्रारंभ किया गया, तो साथियों 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। यानी टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में इसको जो है 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स तो आपके इंपॉर्टेंट हैं मेंस के हिसाब से,
जो ग्रेड 3 का एग्जाम मेन एग्जाम होगा उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए एक तो ये कि ये सवाई माधोपुर में, दूसरा ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरी बात प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से शुरू किया गया था। ठीक है ना, ये याद रखें। राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, बाघ परियोजनाएं कितनी हैं, तो 5 बाघ परियोजनाएं अभी हैं और 6ठी प्रस्तावित है, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलो। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट लेकिन राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, लैंड ऑफ इंडियन टाइगर्स। ठीक है, यहाँ के लाल सिर वाले तोते प्रसिद्ध हैं। लाल सिर वाले तोते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो लाल सिर वाले तोते रणथंभौर के प्रसिद्ध हैं। दुर्लभ प्रजाति की काला गरुड़ राजस्थान के केवल इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है या इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। धोक वृक्ष की यहाँ पर अधिकता है। इस अभ्यारण्य में महाराजा माधो सिंह के द्वारा निर्मित जोगी महल, भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर किला, कुकुर घाटी में कुत्ते की छतरी आदि यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। अगर अपने रीट प्री की बात करें, यानी रीट एग्जाम की बात करें, तो सवाई माधोपुर याद रख लीजिएगा, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू किया गया था, और इसके अलावा भारतीय बाघों का घर इसे कहा जाता है। और इसके अलावा आप याद रख लीजिएगा, भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यानी गणेश जी की ऐसी मूर्ति जिसकी 3 आंखें हैं, और ये एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है भारत का, जो कहां पर है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में है। बस इतनी ही बातें आप इसमें याद रख लें तो काफी है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है अपना, वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और ये भरतपुर में है। तो घना पक्षी विहार कहां पर है, पहली बात तो भरतपुर में है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसका एरिया वगैरह तो आपको देखने की, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस भाई घना पक्षी विहार है, उसी को केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, या केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान को ही घना पक्षी विहार जो वो कहा जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी बोल देते हैं साथियों। ठीक है ना। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, एक ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा साथियों मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। रणथंभौर नहीं है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर यही है, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें राष्ट्रीय उद्यानों में केवल यही अपने राजस्थान से है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा इसको। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। एक साथियों, एक 1981 में रामसर सूची, रामसर सूची क्या है, रामसर लिस्ट मान लो, या जो रामसर साइट बोलते हैं, रामसर साइट में शामिल ये राजस्थान में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। रामसर साइट का मतलब है नम भूमि वाला क्षेत्र, वेटलैंड जिसको बोलते हैं। तो भारत की यानी कि विश्व में एक संस्था है जिसके द्वारा रामसर साइट डिसाइड की जाती है। तो राजस्थान में जो रामसर साइट है वो 2 हैं, एक तो है आपकी ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये राजस्थान की प्रथम रामसर साइट है, और दूसरी रामसर साइट है वो है सांबर झील। ठीक है ना, सांबर झील, उसके आसपास का एरिया नम भूमि है, तो उसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये अपने ग्रेड 3 के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ कोई ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, साथियों बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। और डॉक्टर सलीम अली की कर्म भूमि यानी कार्य कहां पर किया था सलीम अली ने, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। डॉक्टर सलीम अली को जो है वो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यहीं पर जो है वो सलीम अली के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई थी। इसके अलावा अजान बांध इसी अभ्यारण्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के निकट
जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम की स्थापना की जाएगी। ये बजट घोषणा 2024-25 में की गई है। ये पॉइंट ग्रेड 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न इस बार बन सकता है। अभी के लिए ये पॉइंट आप याद रख लेना कि भाई इसी राष्ट्रीय उद्यान के निकट जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम की स्थापना की जाएगी, ऐसी घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। ठीक है ना। इसके अलावा सलीम अली को याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। लगभग याद रखने वाली चीजें इसमें डेट वगैरह याद रखने के अलावा बाकी डेट वगैरह को छोड़ के बाकी सारी बातें आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जरूर याद रख लीजिएगा कि केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान जो वो भरतपुर में है और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है क्षेत्रफल के मामले में। अब बात करते हैं राजस्थान के अंतिम राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स के बारे में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिले में है। कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिले में ये फैला हुआ है। ये राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि सबसे पहले तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना था और नवीनतम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है साथियों। ठीक है, तो राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गागरोणी तोते के लिए। इसके लिए कहते हैं गागरोणी तोते के लिए कि आदमी की तरह बात कर सकता है, तो गागरोणी तोते और बाघों के लिए प्रसिद्ध है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों, जैसे प्रथम बाघ परियोजना राजस्थान की कहां पर शुरू की गई थी? रणथंभौर में। तो उसी प्रकार से तीसरी बाघ परियोजना जो है वो राजस्थान राज्य की तीसरी बाघ परियोजना जो वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी। तो ये भी याद रखें। तो राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के मामले में। गागरोणी तोते एवं बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है और राज्य की तीसरी बाघ परियोजना यहीं से शुरू की गई थी। टोटल बाघ परियोजनाएं राजस्थान में वर्तमान में 5 हैं, छठी भी प्रस्तावित है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बाद में राज्य अभ्यारण्य के बारे में, यानी कि राज्य में जो जो अभ्यारण्य हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे। चलो जी, दिखाई दे रहा आराम से? हाँ भाई, राज्य अभ्यारण्य। राज्य अभ्यारण्यों में सबसे पहले देख लेते हैं सबसे बड़े अभ्यारण्य, और फिर देखेंगे सबसे छोटे अभ्यारण्य, और फिर थोड़ी थोड़ी डिटेल इनके बारे में अपने देख लेंगे। अपने रीट के एग्जाम के हिसाब से यहीं से अगर आपका काम निकल सकता है तो बहुत उसके काफी सारे चांसेस हैं, यहीं से आपका काम निकल सकता है अभ्यारण्य का। पूछ लेगा कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा राजस्थान का? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर में है साथियों। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसको राष्ट्रीय उद्यान मत समझ लेना, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजस्थान में केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका नाम है, लेकिन ये है अभ्यारण्य। हालांकि इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्तावित है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो एक अभ्यारण्य है और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है। और मुकुंदरा हिल्स जो है वो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का। फिर है केला देवी अभ्यारण्य, फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सबसे बड़े 3 अभ्यारण्य। सबसे बड़ा सबसे पहले नंबर पे ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरे पर केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे पर है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। अभ्यारण्य साथी, उद्यान नहीं है। इसके अलावा सबसे छोटे की बात करें तो सरिस्का ए, ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा अभ्यारण्य। सरिस्का और सरिस्का ए 2 अलग अलग अभ्यारण्य हैं। सरिस्का जो है वो अलवर में है और सरिस्का ए ये भी अलवर में ही है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सरिस्का और सरिस्का ए दोनों अलग अलग आपके अभ्यारण्य हैं, राज्य अभ्यारण्य हैं, लेकिन हैं दोनों अलवर में ही। क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा क्षेत्रफल के मामले में? सरिस्का ए अलवर। ठीक है, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। दूसरे नंबर पर छोटा है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तीसरे नंबर पर ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है। अब एक एक करके इन अभ्यारण्यों के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें रामसागर वन विहार।
सॉरी रामसागर की। रामसागर, वन विहार और केसर बाग, ये 3 अभ्यारण्य हैं। रामसागर, वन विहार और केसर बाग, तीनों के तीनों कहां पर हैं? धौलपुर जिले में हैं। और तीनों की ही स्थापना 1955 में की गई थी। क्या आपको डेट याद रखना है? नहीं, आपको डेट याद नहीं रखनी है। आपको ये याद रखना है कि धौलपुर में कौन से हैं? रामसागर, वन विहार और केसर बाग, ये 3 अभ्यारण्य धौलपुर में हैं। इसके अलावा सरिस्का और सरिस्का ए दोनों ही कहां पर हैं? अलवर में हैं। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में, वहीं सरिस्का ए की स्थापना अभी 2012 में की गई है। ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो राज्य की दूसरी बाघ परियोजना यहीं से शुरू की गई थी। प्रथम रणथंभौर से, दूसरी सरिस्का अलवर से, और तीसरी जो बाघ परियोजना है वो कहां से शुरू की गई थी? वो साथियों अभी हमने जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, सबसे अंतिम जो राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वहां से राज्य की तीसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलो जी। तो राज्य की दूसरी बाघ परियोजना कहां से शुरू की गई? सरिस्का से। ये थोड़ा पॉइंट देख लेना, ये याद रखना है। सरिस्का ए अलवर में है। मोर व हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। पांडुपोल भरतरी मंदिर, ये नीलकंठ महादेव मंदिर, नारायणी माता का मंदिर, ये सारी बातें अभी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड 3 में ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करें सवाई माधोपुर अभ्यारण्य की। देखिए साथियों, एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जैसे ये अभ्यारण्य आपका सरिस्का ए है, इसमें हमने देखा कि इसमें नारायणी माता मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो देखिए मंदिर और अभ्यारण्य दोनों टॉपिक्स को एक साथ कैसे एग्जामिनर ले लेता है? वो ऐसे लेता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो अभ्यारण्य का प्रश्न भी हो गया, मंदिर वाले टॉपिक का प्रश्न भी यहां से हो गया। दोनों टॉपिक्स में से एक ही प्रश्न निकाल लिया। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो ये प्रश्न अपने ग्रेड 3 का जो जीके का कोर्स पढ़ते हैं अपन, उसको इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज को देखते हुए। तो सवाई माधोपुर की बात की जाए तो ये साथियों सवाई माधोपुर अभ्यारण्य है। तो अभ्यारण्य शब्द इनके आगे आप लगा ले, बाकी आपको पता ही है, अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो वही होगा। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य इसका नाम ही है। ये जाहिर सी बात है सवाई माधोपुर जिले में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। बस इतना ही महत्वपूर्ण, ज्यादा कुछ नहीं। जयसंबंध अभ्यारण्य सलुम्बर जिले में है। सलुम्बर बाड़मेर से अलग करके बाड़मेर से नहीं, उदयपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है सलुम्बर। बाड़मेर से तो बालोतरा अलग किया गया है। सलुम्बर जो है वो उदयपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। 1955 में ही जयसंबंध अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी और जलचरों की बस्ती के नाम से इसे जाना जाता है। तो जैसे जयसंबंध, जैसे जलचर, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ये पॉइंट याद रख लेना। एक है साथियों दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। 55 में इसकी स्थापना की गई और गागरोणी तोते के लिए ये प्रसिद्ध है। गागरोणी तोते के लिए ये अभ्यारण्य भी प्रसिद्ध है, दर्रा अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में ही है, वो भी गागरोणी तोते के लिए प्रसिद्ध है। तो गागरोणी तोते के लिए कोटा वाली साइड है ना, उधर कोटा झालावाड़ वाली साइड, तो दर्रा अभ्यारण्य में भी ये जो कोटा के आसपास जो भी अभ्यारण्य है वो वहां गागरोणी तोता तो पाया जाएगा। ठीक है ना, इस क्षेत्र में ही है। एक सेकंड भाई, हाँ जी चलो आगे है ताल छापर अभ्यारण्य। साथियों ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो आप सभी को पता है, ताल छापर चूरू जिले में है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो इसको तो रट ही लो आप, इसको रट ही लो। ताल छापर कहां पर है, चूरू में, कब बनाया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए ताल छापर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुर्जा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है और गुरु द्रोणाचार्य आश्रम भी यहां पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद में बात करें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की, तो साथियों उदयपुर, पाली और राजसमंद जिले में ये है। भेड़ियों और रणकपुर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए नहीं है।
जवाहर सागर की बात करें तो साथियों ये बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ साइड में है और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। गरड़िया महादेव तथा मंदिर तथा गेपरनाथ महादेव मंदिर यहां पर है। गरड़िया महादेव मंदिर बूंदी में है, तो वहीं गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में स्थित है। यह ग्रेड 3 के लिए महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट अभी के लिए आप यही याद रखें कि जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में है ना। तो वैसे तो ये दोनों ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए है ही नहीं, ये ताल छापर जरूर याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है? तो साथियों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर में है। धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर में जो है वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वही घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है। तो जाहिर सी बात है कोटा और उसका आसपास का एरिया आ जाएगा। राष्ट्रीय चंबल, चंबल से अपने कोटा को जानते ही हैं, चंबल से चंबल नाम आते ही कोटा का नाम तो तुरंत आ ही जाता दिमाग में। तो कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये इसमें आ जाएंगे। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताल छापर के जैसे ही। सीता माता अभ्यारण्य में एक उड़न गिलहरी है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है कि उड़न गिलहरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, जैसे काले हिरणों वाला आता है। तो साथियों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर जिले में है। इसके अलावा ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीतल, चौसिंगा, पेंगोलिन के लिए ये प्रसिद्ध है, लेकिन उड़न गिलहरी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। चलो जी, अधिकतम जैव विविधता भी यहां पर पाई जाती है, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए नहीं है। बात करें नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ का तो सबको ही पता है, नाहरगढ़ का किला मान लो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य मान लो, ये कहां पर है? जयपुर और जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ये यहाँ जो जयपुर शब्द बोल रहा हूं ना, वो जयपुर सिटी यानी जयपुर शहर से बिलोंग करता है ना। जयपुर बोलूं तो जयपुर सिटी समझिएगा। जयपुर और जयपुर ग्रामीण में नाहरगढ़ अभ्यारण्य है साथियों। लोयन सफारी और एलिफेंट सफारी की यहाँ शुरुआत हो चुकी है। एलिफेंट सफारी तो पहले भी थी, लोयन सफारी की शुरुआत भी यहाँ हो चुकी है। जैविक पार्क उद्यान के रूप में विकसित है। देश के तीसरे भालू बचाव केंद्र की स्थापना भी नाहरगढ़ अभ्यारण्य में की गई है। देश के तीसरे, और राजस्थान का ये पहला है, राजस्थान का पहला भालू बचाव केंद्र यानी बियर रेस्क्यू सेंटर। राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ये याद रख लेना, क्योंकि बाघ परियोजना तो सभी पूछते हैं। इस बार ये पूछा जा सकता है ग्रेड 3 में, बियर रेस्क्यू सेंटर राजस्थान में कहां पर है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में है। यह देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है और राजस्थान का है पहला। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल के मामले में, ये कहां पर है? ये 2 जिलों में, जैसलमेर तथा बाड़मेर में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। 1980 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सेवण घास सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है। लाठी सीरीज भी यहीं पर है। लाठी सीरीज भूगोल जब पढ़ते हैं तब अपने उसमें डिस्कस करते हैं। इतना ही अभी याद रख लें कि लाठी सीरीज के लिए जो लाठी सीरीज है वो भी यहीं पर है। सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा राजस्थान का अभ्यारण्य है। गोडावण हेचिंग सेंटर भी यहाँ पर है। यहाँ फोसियल पार्क भी स्थित है। तो काफी सारी चीजें हैं, ये ग्रेड 3 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। अभी यही याद रख लें कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है और सेवण घास यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ये पॉइंट भी अपने लिए महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर। ठीक है, चलो एक है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य।
साथियों रामगढ़ कहां पर है? बूंदी में है। और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की बात की जाए तो नाम से स्पष्ट है किसके लिए प्रसिद्ध होगा? विषधारी यानी अजगर सांप के लिए, तो अजगर के लिए यह प्रसिद्ध है भाई। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है और इसमें अजगर अधिक संख्या में पाए जाते हैं और अजगर के लिए यह प्रसिद्ध भी है। यह राज्य की चौथी बाघ परियोजना है, चौथी बाघ परियोजना है ये। पहली थी रणथंभौर, दूसरी सरिस्का अलवर, तीसरी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में है वो, और चौथी बाघ परियोजना है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। ठीक है, चलो इसके अलावा एक जमुआ रामगढ़ अभयारण्य भी है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। धोक वन यहां पाए जाते हैं और जमुआई माता का मंदिर है। दोनों ही अभी के लिए आपको याद रखने अभी आप यही याद रखें, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, चलो टोडगढ़ अरावली अभयारण्य, टोडगढ़ अरावली अभयारण्य कहां पर है? टोडगढ़ अरावली अभयारण्य ब्यावर, पाली और राजसमंद जिले में है। 83 में इसकी स्थापना की गई थी। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए। फिर है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल अभयारण्य जो है वो उदयपुर में है साथियों। सोम मानसी व वाकल नदियां यहाँ इस अभयारण्य में से बहती हैं। सोम, मानसी और वाकल नदियां फुलवारी की नाल अभयारण्य में से बहती हैं, जो कहां पर है? उदयपुर में है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, घड़ियालियों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे यह अभयारण्य स्थित है। 83 में इसकी स्थापना की गई थी। यही याद रखें, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है बस। शेरगढ़ अभयारण्य की बात करें तो ये 12 जिले में है साथियों, और सांपों, शेरगढ़ दुर्ग और परवन नदी के लिए यह प्रसिद्ध है। परवन नदी कहां से बहती है? शेरगढ़ अभयारण्य से। शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले में है, शेरगढ़ 12 में है, बस इतना ही अभी याद रख लें। कितने अभयारण्य हैं? तो साथियों 27 हैं। तो 22वां है अपना केला देवी। केला देवी करौली सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और सर्वाधिक धोक वन यहाँ पर हैं। सवाई मानसिंह जो अभयारण्य है वो सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर अभयारण्य भी है, सवाई मानसिंह अभयारण्य भी है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सज्जनगढ़ अभयारण्य की बात करें तो ये उदयपुर में है साथियों, 87 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम बायोलॉजिकल पार्क राज्य का दूसरा छोटा अभयारण्य यही है, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में। तो ये दूसरा, ये तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पहला सरिस्का है, ये जरूर याद रख लें। इसके अलावा प्रथम बायोलॉजिकल पार्क जरूर सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है, ये याद रख लेना। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना, अपने जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं ना, प्रजामंडल आंदोलन, तब ये बस्सी का जिक्र आता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले में है। और जलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर है, 88 में इसकी स्थापना की गई थी। माउंट आबू अभयारण्य की बात करें साथियों, सिरोही में है। और माउंट आबू अभयारण्य राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य माउंट आबू अभयारण्य ही है। तो सबसे बड़ा अभयारण्य तो आपका कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर वाला। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सरिस्का ए। और सबसे ऊंचाई पर स्थित अपना जो अभयारण्य है, राज्य अभयारण्य, वो कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू अभयारण्य। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है, 2008 में ही इसे बनाया गया है। एक डिकिल पटेरा, ये याद रखिएगा, डिकिल पटेरा आबू एसिन्स, ये क्या है? एक दुर्लभ वनस्पति है साथियों, जो केवल माउंट आबू में ही पाई जाती है, ये याद रखिएगा। डिकिल पटेरा आबू एसेंस, ये एक दुर्लभ वनस्पति है जो यहीं पर पाई जाती है, माउंट आबू अभयारण्य में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य राजस्थान का यही है। एक है बंद बारेठा, ये भरतपुर में ही अभयारण्य और पक्षियों का घरौंदा इसे कहा जाता है। भरतपुर वाला जो अभयारण्य है ना, वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो, तो ये 27 आपके अभयारण्य थे। इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखने, है ना। जैसे मैंने जो चीजें आपको याद रखने के लिए बताई, बस वही बातें आप याद रख लें। रीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई भी समस्या रीट में नहीं आएगी। ग्रेड 3 के लिए अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, सारी बातें आप इसको इस टॉपिक में याद रखिएगा, सारी बातें। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य में 5 बाघ परियोजनाओं की कि 5 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो 4 तो हमने डिस्कस कर ली। एक तो रणथंभौर, दूसरी आपकी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स, चौथी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, 5वीं है धौलपुर करौली। ये सबसे छोटी बाघ परियोजना है राजस्थान की, सबसे कम क्षेत्रफल में फैली हुई है। कितने में है, कहां कहां है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टोटल 5 बाघ परियोजनाएं राजस्थान में। सबसे बड़ी बाघ परियोजना है रणथंभौर बाघ परियोजना और सबसे छोटी है धौलपुर करौली बाघ परियोजना। छठी बाघ परियोजना जो अभी प्रस्तावित है वो है कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट अभी ये प्रस्तावित है, ये राजस्थान की 6वीं बाघ परियोजना हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है ग्रेड 3 के एग्जाम के हिसाब से कि राजस्थान की 6वीं बाघ परियोजना कौन सी हो सकती है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक सेकंड, दिख जाएगा अभी। हाँ जी, कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट ये प्रस्तावित है, 6वीं बाघ परियोजना भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस टॉपिक की जो पूरी पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेस नाम से भी सर्च कर सकते हो। चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो में डालूं आपके पास घंटी बज जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है भाई, चलो अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त